नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने आसन्न कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण और ये जो रैखिक युग्म थे आसन्न कोणों के, और ये कुछ टाइप अलग से पढ़ी थी हम लोगों ने। और ये जो 360 डिग्री घूमने पे बनता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, प्रत्यावर्ती कोण। तो पिछले जो 2 लेक्चरों में इन सारे कोणों के बारे में बातचीत हो चुकी थी। अब उभयनिष्ठ आसन्न कोणों को ही मिलाकर कुछ एक स्पेशल 2 अभिग्रहीते बनती हैं। 2 क्या, आप उनको 3 अभिग्रहीते कह सकते हैं। बेसिकली होती तो 2 ही हैं, एक उसी का विलोम कह दिया जाए तो उसको भी मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 3 अभिग्रहीते होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आसन्न कोण को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से हम लोग समझा देते हैं। यहाँ पे आसन्न कोण क्या होते हैं, तो जिनका एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। 2 ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं यानी कि जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर होनी चाहिए, एक ही ओर नहीं होनी चाहिए। तो ये कहलाता है अपना कॉन्सेप्ट आसन्न कोण का। तो अब आसन्न कोण यही अगर 180 डिग्री बन जाए दोनों का योगफल तो वही होता है रैखिक युग्म। आसन्न कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। तो इसी रैखिक युग्म जो टर्म है, इसी को प्रयोग में लाते हुए एक अभिग्रहित बनाई जाती है जो कुछ इस प्रकार है। आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो अब फर्स्ट जो अभिग्रहित है, जो पहली अभिग्रहित है वो क्या कह रही है कि यदि एक किरण, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको समझाया भी जाएगा, अभी बस वैसे लिखा जा रहा है। यदि एक किरण एक ही रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बनने वाले दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है। तो इस प्रकार बनने वाले दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसमें कुछ विशेष कहा नहीं गया है, ये चीजें पहले भी एक आध बार हो चुकी हैं। जो रैखिक युग्म में भी ऐसा समझाया गया है, तो बस उसमें था कि किरणों को अगर सीधा हो जाता है तो रेखा की तरह काम करने लगते हैं। इसमें डायरेक्ट रेखा ही यूज कर दिया है टर्म। तो इसके कहने का सिंपली मतलब एक ऐसा है कि एक रेखा ऐसी है कुछ, और इस पर एक किरण जो है वो खड़ी है। तो कुछ इस प्रकार से इस पर एक किरण खड़ी है, ये बिल्कुल सीधी है। तो ये तो अभी चाहे 90-90 बनाए या कुछ भी एंगल पे झुका दीजिए आप लोग, चाहे एक साइड में ऐसे और बना दे रहे हैं हम, तो कुछ इस प्रकार से भी ये हो, फिर भी इन दोनों कोणों का योगफल, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का योगफल अगर एक रेखा पर है तो देखिए वही रैखिक युग्म ही बन गया। इस पॉइंट को अगर हम कोई नाम दे दे जहां पे ये टच हो रही, तो ये एक किरण हो जाएगी, ये एक किरण, लेकिन इसमें रेखा ही यूज किया है तो इसलिए हम इस पॉइंट को कोई नाम ना दें, तब भी यह तो ऐसे ही एक रैखिक युग्म ये बनाएगा, ये दोनों कोण। उसी प्रकार से यहाँ पे भी चाहे आप 90-90 ले लीजिए, तब भी ये इन दोनों का योगफल 180 आने वाला है। तो कुल मिलाकर कैसे भी हम लोग कर लें, अगर एक रेखा पे अगर हम लोग एक किरण को डाल देते हैं खड़ी, तो इसके दोनों ओर बनने वाले जो आसन्न कोण है, क्योंकि आसन्न कोण ही बनेंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा होगी, ये दोनों अउभयनिष्ठ रेखाएं होंगी। तो यही होता है दोनों तरफ, मतलब इसका अगर डाला जाए तो ये एक किरण की तरह, सॉरी किरण कहना गलत होगा, रेखा की तरह बिहेव करेंगी। और यहाँ पे
दोनों कोण जो बनेंगे वो 180 डिग्री ही बनेंगे। और वैसे भी पहले लेक्चर में बताया गया था कि एक किरण पर बना कोण मतलब सॉरी एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, इस तरह से बताया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी जो ये लिखा हुआ है इसी को थोड़ा सा अलग हम लोग करके इसी का उल्टा रूप लिख देते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा था कि यदि एक किरण रेखा पर खड़ी हो, यानी कि ये बताया जा रहा था कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तब उससे बनने वाले आसन्न कोण 180 अंश होंगे। अगर यही कह दिया जाए कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वो जरूर ही एक रेखा पर एक किरण खड़ी होगी। तो इसी को हम विपरीत रूप में लिख देते हैं। तो ये इसी का आप कह सकते हैं 1.2 हो जाता है, एक इसी का विलोम, जो ये अभिग्रहित 1 है इसी का एक विलोम यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो उस विलोम को भी हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, एक 180 अंश हो जाए तो एक किरण एक सरल रेखा कह लीजिए या रेखा अकेले ही कह लीजिए, जो मर्जी आपकी, एक सरल रेखा पर खड़ी होगी। तो ये हो जाता है इसी का विलोम। इसमें कह रहा था कि एक किरण एक रेखा पे खड़ी होगी तो 180 बनेगा, और इसमें कह रहा है कि 180 बन रहा है तो वो जो किरण है वो एक रेखा पर खड़ी होगी। तो ये दोनों हैं एक ही चीजें, तो ये दोनों ही तरफ से सत्य हैं, इसलिए इसको विलोम रूप में ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अभिग्रहित नंबर 1 समझ में आ गई होगी। अब इसी से मिलती जुलती आइए बात करते हैं अभिग्रहित नंबर 2 पे। तो जो अपनी अभिग्रहित नंबर 2 है उसमें क्या कह रहा है, जो दूसरी अभिग्रहित है इसमें सिंपली यही कह रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल एक 180 अंश हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। रेखा बनाती हैं। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल कह रहा है यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 हो जाए तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, जो उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों भुजाएं, तो आसन्न कोण पिछले बताया गया था कि दो अउभयनिष्ठ भुजा होती है, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, जो दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर होती हैं, एक ही ओर नहीं होती हैं। तो भुजाएं ये एक रेखा बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री तभी बनेगा जब ये 180 अंश मतलब सॉरी 180 डिग्री तभी बनेगा जब ये एक रेखा बनाएंगी। तो अगर इसको आप देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो एक उभयनिष्ठ रेखा हम लोग लेते हैं और एक एंगल कुछ इस तरह से खींचते हैं। तो यहाँ पे ये मान के चलिए 80 डिग्री का एंगल है और ये है 120 डिग्री का। ठीक, तो ये आप डी स्केल से ऐसा बनाइएगा एक चित्र। उसके बाद यहाँ पे पटरी रखिए, एक रेखा के अनुदिश पटरी आपको ऐसे रखनी है। पटरी रख के दिखा दे रहे हैं। तो एक रेखा के अनुदिश हमें ऐसी पटरी रखनी है। तो आप लोग ये जो एक रेखा बच रही है इस तरफ वाली, तो देखिए क्या ये भी रेखा इस पटरी के अनुदिश है? तो नहीं, ये नीचे की ओर जा रही है, इसको क्रॉस कर रही है। तो अब देखते हैं क्या कोण 180 डिग्री था, तो यहाँ पे कोणों को जब जोड़ा गया तो ये 200 डिग्री आया, यानी कि ये
एक सीधी रेखा ना बनी, ये मुड़ गई, तो इसलिए ये तो नहीं है। और इसी प्रकार से आप और भी चाहे बना सकते हैं। ये भी दोनों उभयनिष्ठ हैं, ये रेखा उभयनिष्ठ वाली है, ये दोनों अउभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे भी 30 डिग्री पे ले रहे हैं। अब इस पे स्केल रखते हैं हम लोग, तो इस पे स्केल रख कर देखते हैं, तो ना जी ये रेखा ऊपर जा रही है, इस पटरी के अनुदिश नहीं है ये। तो ये भी अब देखते हैं, क्या एंगल 180 था, तो यहाँ पे 60 डिग्री ही था, 180 तो था नहीं। अब फाइनली 180 ही लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आप डी स्केल से जब 180 डिग्री के दो पेयर कैसा भी बना लीजिए, यहाँ पे अगर 60 बना रहे हैं तो इस तरफ 120 यानी कि 120 डिग्री बनेगा ही बनेगा। अब देखिए इसको हम लोग इस वाली भुजा को, ये जो एक भुजा ये है, एक भुजा ये, सभी में ऐसा ही था, एक भुजा ये थी, एक भुजा ये अउभयनिष्ठ वाली थी, ये उभयनिष्ठ वाली भुजा थी। तो अब इसको रखकर पटरी के हिसाब से देखते हैं क्या ये इसके अनुदिश आ रही है। तो ये देखिए बिल्कुल ये एकदम पटरी के अनुदिश ही आ रही है, और इनका एंगल कितना है 180 डिग्री। 120 को जोड़ेंगे और 60 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से ये चीजें सिद्ध तो नहीं की जा सकती अभिग्रहितें, लेकिन यहाँ पे इतने चित्रों से हमें ये तो पता चल ही गया कि ये ऐसा वाकई में होता है। यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वो एक रेखा बनाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अभिग्रहित नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी। अभिग्रहित 1 थी, उसका एक विलोम था, और ये दूसरी अभिग्रहित थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए एक इसका प्रमेय है उसको देखा जाए। तो अब प्रमेय नंबर 1 जो है अपनी, वो क्या कहती है, तो प्रमेय नंबर 1 कहती है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस चीज को हमें सिद्ध करना है, क्योंकि अभिग्रहित और जो अभिधारणाएं होती हैं उन्हें हम लोग नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन जो प्रमेय होती है उसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को अब सिद्ध करनी है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो अब इसको हम लोग एकदम डिटेल में बिल्कुल अच्छे से सिद्ध करते हैं। तो पहले हमें दिया क्या हुआ है तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखते हैं, माना दी गई रेखाएं AB और CD हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि हमें दिया गया है कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसमें आगे लिख लेते हैं, माना दी गई रेखाएं AB और CD हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर, कहां पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदुओं पर एक दूसरे को ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं रचना। तो रचना वाले पार्ट में हम लोग लेते हैं एक पटरी और एक, आप लोग पेंसिल ले लीजिएगा, हम पेन ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक रेखा हमें AB खींचनी है। तो आप कैसी भी आड़ी तिरछी एक रेखा, जिस प्रकार आपका मन कहे, आप इस तरह से एक रेखा को खींच सकते हैं। ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है AB। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग AB, एक रेखा ये अपनी बन गई। देख ना रहा हो, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। और एक रेखा दूसरी जो इसको कट करती हो, तो यहाँ से एक रेखा और हम लोग बना देते हैं कुछ इस तरह से, जिसका नाम होगा अपना CD।
तो ये हो जाता है अपना सी पॉइंट और ये हो जाता है अपना डी पॉइंट। तो इसमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण ये काट कहाँ पे रही थी, तो ये पॉइंट जो था ये ओ पॉइंट था, तो ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे थे। तो इसमें जो कोण बन रहे थे, तो एक कोणों का युग्म ये बना, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो इनको हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होंगे, और एक कोण ये बनेगा। तो पहले एक एक करके हम लोग सिद्ध करते हैं। तो आइए फिर इसको भी एक सिंबल दे दिया जाए, प्रदर्शित कर दिया जाए। तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों कोण भी हैं। तो अब देखिए, पहले हमें इन दोनों कोणों को हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण अपने बराबर हैं। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमें सिद्ध क्या करना है, यहां पे लिखिए ना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है के पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें यही करना है कि जो एंगल ये वाला है इसके बराबर है। तो इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी ये एंगल बराबर होगा एंगल डी ओ बी के, एंगल डी ओ बी के बराबर होगा ये वाला। और ये तो पहला पॉइंट सिद्ध करना था, इसमें एक पॉइंट और सिद्ध करना होगा। वो दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना होगा कि जो एंगल बन रहा है ए ओ डी, जिस एंगल पे जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसे बीच में रखते हैं, जो अदर पॉइंट होते हैं उन्हें अगल बगल कहीं भी रख सकते हैं। तो जो एंगल ए ओ डी बन रहा है और जो दूसरा एंगल बन रहा है कौन सा, सी ओ बी या बी ओ सी कह दीजिए, जो आपकी मर्जी। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ये दोनों बराबर, ये और ये एंगल बराबर हों, ये और ये, यही दो चीजें हम लोगों को दिखानी है। तो अब यहां से हम लोग दिखाना शुरू करते हैं। तो इसको आप लोग चाहें तो हल कह लीजिए, निगमन कह लीजिए, कुछ भी। तो हल वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हुई है। तो अभी अभी हम लोगों ने अभिग्रहित में पढ़ा कि यदि एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो दोनों कोणों का जो इसके दोनों आसन्न कोण हैं वो 180 डिग्री आते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर दिखा सकते हैं। तो कौन कौन से कोण, ए ओ सी को, एंगल ए ओ सी, और प्लस इसी में अगर जोड़ दिया जाए एंगल सी ओ बी को, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और इस एंगल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो अपना क्या प्राप्त होता है, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के बन जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा अभिग्रहित नंबर अभी जो हमने 1 पढ़ी थी उसके हिसाब से। तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा अभिग्रहित 1। ये तो आप अगर जब नोट्स बनाने लगेंगे उसमें लिखेंगे, लेकिन यही सवाल अगर पेपर में आ गया तो उसे क्या पता अभिग्रहित नंबर 1 आप किस अभिग्रहित की बात कर रहे हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ी है या जो यूक्लिड वाले में पढ़ी है उसके हिसाब से। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा चूंकि आसन्न कोण जो कोण ए ओ सी है और कोण आसन्न कोण ए ओ सी और सी ओ बी जो दोनों हैं वो एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो ये हम इसको ऐसा दिखा देंगे। और इसी तरह से अब एक कोण ये लेते हैं और ये भी तो ऐसा ही। अब इस किरण पे ये जो रेखा है, इस रेखा पे ये वाली किरण है, तो यहां भी 180 डिग्री का बनेगा। एक रेखा पे एक किरण है तो इसको भी हम लोग दिखा ही देते हैं। तो यहाँ पे एंगल सी ओ बी, ध्यान दीजिएगा, एंगल सी ओ बी, इस कोण की बात हो रही है। और प्लस इसी में ऐड कर रहे हैं हम लोग डी ओ बी कह लीजिए या बी ओ डी कह लीजिए। तो एंगल बी ओ डी को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो अब ये भी 180 डिग्री ही बनाएंगे। किस कारण से बनाएंगे, तो कारण अब भी वही है, सेम यहीं पे लिखेंगे पूरा। ये जो जितने लिखा है आसन्न कोण, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इस एंगल को बदल देंगे सी ओ बी
और ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे और लिख ही लीजिए नहीं तो माइनस समझेंगे, और एंगल BOD, बाकी सेम पूरा ऐसा ही लिखा रहेगा। इसी वजह से ये दोनों को हम लोग बराबर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को आप नाम दे दीजिए समीकरण 1, समीकरण 2। अब इस हिसाब से जब समीकरण 2 का जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष को भी बराबर होना चाहिए। तो या आप इस तरह से कह सकते हैं, या जो यूक्लिड जी ने अभिग्रहित नंबर 1 दी थी कि दो चीजें अगर तीसरी चीज के बराबर हो तो वो दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो ये इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप यूक्लिड जी की पहली अभिग्रहित के हिसाब से ही लिखिएगा। तो यहाँ पे ये दोनों हम बराबर दिखा देते हैं, COB एंगल और प्लस BOD ये एंगल। तो अब देखिए ये जो एंगल बन रहा है, L मत समझिएगा इसको, ये एंगल है। तो अब यहाँ पे जो COB एंगल बन रहा है, इधर भी COB है, तो हम इसमें से COB इस तरफ भी माइनस कर सकते हैं, COB इस तरफ भी माइनस करते हैं। याद कीजिए यूक्लिड जी की अभिग्रहित थी एक, शायद दूसरी तीसरी ऐसी कोई थी, तो उसमें हम लोग बराबरों में से बराबर को घटा सकते थे। तो ये दोनों बराबर हैं, इनमें से हम लोग बराबर ही घटाएंगे। इस तरफ भी एंगल COB को घटाएंगे, इस तरफ भी एंगल COB को घटा देंगे, तो अपने पास बचेगा क्या, तो एंगल AOC इस तरफ बचा और इक्वल टू एंगल BOD ये बचा। तो देखिए ये सिद्ध हो चुका है, पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल अपनी हो जाती है। तो ये हो गई अपनी पहली कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे AOC बराबर था एंगल DOB के, यहाँ पे BOD लिखा हुआ है। DOB हम बता चुके हैं कि इसको आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन जिस उसका वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है उसको हमेशा बीच में रखिएगा कोणों को दर्शाते वक्त। तो ये हो जाती है अपनी पहली बात पूरी तरह से सिद्ध। अब दूसरी बात सिद्ध करने के लिए फिर से हम लोग जो इस चित्र में है, इस चित्र का सहारा लेते हैं। तो चित्र में देखिए अब की बार हम लोग एंगल ये वाला लेने वाले हैं और एंगल ये वाला लेने वाले हैं। तो एक बार मतलब 3 एंगल की जरूरत पड़ती थी, तो ये 3 एंगल लेने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग दिखाते हैं, पहले एंगल लेते हैं। एंगल अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ें 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ें तब भी 180 आएगा, क्योंकि इस रेखा पर ये एक किरण है और इस रेखा पर ये एक किरण है। तो अब इसको बार बार समझाना उचित नहीं रहेगा, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो इन दोनों का योगफल 180 आएगा, इन दोनों का योगफल 180 आएगा। किस वजह से, तो आप लोग ये पूरी जो महाभारत लिखी हुई है इसकी वजह से आता है। तो आप लोग अब इसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग चाहे तो अब उसको लिखें या चाहे तो ना लिखें, आप चाहे तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से एंगल इतना इतना हो सकता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, चाहे तो थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर दीजिए इसी प्रकार। तो एंगल कौन कौन सा लेना है, तो एंगल हमें लेना है COB, एंगल C यहाँ पे लिखिए COB प्लस एंगल और कौन सा लेना था, तो एंगल लेना था BOD को। तो यहाँ पे जोड़ते हैं एंगल BOD को। तो ये भी 180 डिग्री आएंगे। किस वजह से आएंगे, तो ये जो अभिग्रहित पढ़ी थी अभी, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद अगला लेते हैं यहाँ पे BOD, तो नीचे लिखते हैं एंगल BOD, एंगल BOD को, और प्लस इसमें ऐड करते हैं हम लोग एंगल AOD को। तो यहाँ पे एंगल AOD को, AOD को। तो अब उसके बाद ये भी 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये भी 180 डिग्री आ गया। अब इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए चाहे, और इनको 4 दे दीजिए। तो अब इन दोनों के हिसाब से जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां भी बराबर होना चाहिए, या आप इसको अभिग्रहित के हिसाब से कह सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं एंगल COB प्लस एंगल BOD जो है ये बराबर होगा एंगल BOD के प्लस एंगल AOD के। तो ये हो जाता है अपना यहाँ से। तो अब देखिए ये दोनों टर्म दोनों में है तो इसको घटाया जा सकता है, क्योंकि बराबरों में से बराबर घटाया जा सकता है। तो वहां से आ जाएगा
COB, जब ये घटाए जाएंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और इस तरफ से बचा AOD। तो ये भी अपना दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ से दोनों शीर्षाभिमुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं, ये पॉइंट सिद्ध हो गया। तो देखिए यहाँ पे दूसरा सिद्ध करने का क्या कह रहा था, AOD और COB को, तो यहाँ पे COB AOD यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो इसका प्रमेय का जो सिद्ध किया गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। लिखना हमें पेपर में ऐसे ही है बिल्कुल। तो पहले लिखेंगे कि जो हम रचना करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो मान लेते हैं हम लोग अपनी तरफ से कि दो रेखाएं, इसने सिंपली इतना कहा था कि दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनको नाम हम लोग अपनी तरफ से दे देते हैं। तो AB और CD दो ऐसी रेखाएं हैं जो एक बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जब रचना करते हैं तो कुछ इस तरह से ये डायग्राम बन के आता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पहले लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया जाए कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो जो सिद्ध करने वाला पार्ट था वो हम लोगों ने लिख लिया कि ये कोण इसके बराबर दिखाना है, ये कोण इसके बराबर दिखाना है। अब हम लोगों ने नामकरण कर लिया था, इसी वजह से इसको ऐसा लिख पाए। अब उसके बाद जब हल करते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पे एक रेखा ये थी, उस पर एक किरण ये बन रही थी, तो उसके हिसाब से ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर आए, इनको जोड़ा गया। और एक किरण ये थी, सॉरी रेखा ये थी, उस पर एक किरण ये थी, तो इन दोनों का योग भी 180 आना चाहिए था। तो उसी को सेकंड समीकरण में लिखा गया। अब उसके बाद इसको अभिग्रहित के हिसाब से, अगर एक मतलब एक ही वस्तु के बराबर दो अलग अलग वस्तुएं हैं तो वो भी आपस में बराबर होती हैं, ऐसा अभिग्रहित में यूक्लिड जी ने कहा था। तो इन दोनों, ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को भी हम लोग बराबर, सिंपली उसको क्या कह सकते हैं, उस अभिग्रहित को ही हम कह सकते हैं कि अगर दायां पक्ष बराबर दिख रहा है तो हम लोग बाएं पक्ष को भी बराबर दिखा सकते हैं, या बायां पक्ष बराबर हो तो दाएं पक्ष को भी बराबर दिखा सकते हैं। तो ये तो थी सिंपली उसका सार जो है यूक्लिड की अभिग्रहित का। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग बाएं पक्ष को भी जब बराबर दिखाते हैं तो अब उन्हीं की एक अभिग्रहित थी कि बराबरों में से बराबर को घटाया जा सकता है, यानी कि इस तरफ से ये काटा जा सकता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये, अगर चिन्ह सेम हो तो उसके बाद अब बच जाता है AOC और ये, तो यही टर्म कहा था सिद्ध करने के लिए फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला यही था, तो ये सिद्ध हो गया। और इसी प्रकार से हम इसको भी सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पे इस बार एंगल कुछ, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल लिए, ये 180 हो गए, ये जोड़े तो 180 हो गए, क्योंकि ये इस रेखा पे ये एक किरण है और इस रेखा पे ये एक किरण है, तो इसलिए इसके आसन्न कोण 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे आसन्न कोणों का योगफल ही 180 डिग्री सिंपली लिखा गया है। अब उसके बाद फिर से वही, जब बायां पक्ष बराबर, सॉरी दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, उस हिसाब से हमने इसको बराबर कर दिया। अब उसके बाद ये भी बराबर हो गया, क्योंकि बराबरों में से बराबर को घटाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। प्रमेय का यूज जो है चैप्टर्स में सिर्फ इतना ही होने वाला है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये पूरा आपको सिद्ध करके दिखाया गया कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। मेन काम की लाइन जो आपके थी वो इतनी ही है, इतना ही सवाल को सॉल्व करते वक्त यूज होने वाला है। लेकिन ये जो है आगे ये भी काम आएगी, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने के लिए इतनी थ्योरी काफी हो चुकी है, 3 लेक्चरों में ये चीजें चली, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी थ्योरी काफी होगी प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने की। अब उसके बाद प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने के लिए और थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में थ्योरी कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है, तो आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल एंजॉय के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा थ्योरी भी हो जाएगी, तब भी आप टेंशन में आ जाएंगे, तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर जो 6.1 के लिए रिक्वायर्ड थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की डिस्कस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके उसको आप वहाँ पे टाइप करके भेज दीजिए, वो हम लोगों के पास आ जाएगी और हम लोग उसका जवाब वहीं पे देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।